नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आता है। 2 क्वेश्चन तो मित्र आते ही, मतलब 4 नंबर आपके सीधे सीधे हैं। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी स्पेशल कर रहे हैं तो उन भाइयों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। आज इसमें जो फंडामेंटल राइट्स में जो आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद होंगे 22, 23 और 24। इनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा बच्चों। मैंने भारतीय संविधान का, ये समझ लीजिए कि इतिहास से लेकर के, जहां से भारतीय संविधान की मांग की गई थी, वहां से लेकर के फंडामेंटल राइट्स का पढ़ा दिए मैंने। लगभग ये 11वां सेशन है। 10 वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर के मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देख लें और बेहतरीन तरीके से बच्चों नोट्स बनाएं। क्योंकि जब तक आप बेहतरीन तरीके से नोट्स नहीं बनाएंगे तो समय पे आप लोग ये समझ लीजिए उस एग्जाम होगा, उस समय आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं जब तक यूपीएसआई का एग्जाम हो आप बेहतर तरीके से नोट्स बना करके तैयारी करते रहें। और इस समय पैट का भी देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, 14 से ऑनलाइन हो रहा है, तो वहां पर भी आपके यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। और एसएससी रेलवे में तो आता ही आता है। तो मैं आज आपको आर्टिकल जो पढ़ाऊंगा वो 22, 23 और 24 पढ़ाऊंगा बेहतर तरीके से बच्चों। तो चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 हम लोगों से क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब यह है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको अनुच्छेद 22 यह अधिकार देता है कि उसका संरक्षण भी होना चाहिए। संरक्षण क्या होना चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, मान के चलिए किसी व्यक्ति को क्या किया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी उसकी हुई। और गिरफ्तारी बच्चों 2 कंडीशनों में होती है। गिरफ्तारी होती है वो 2 कंडीशनों में होती है। या तो किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया हो, क्या कर दिया हो, अपराध, तो अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होती है वो दो तरह से होती है। या तो किसी व्यक्ति ने, किसी अपराधी ने अपराध कर दिया हो तो उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आती है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। और एक गिरफ्तारी ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने की प्लानिंग कर रहा है या सोच रहा है, कानून के विरुद्ध वह कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, या किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो उसके लिए एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिसकी सूचना पुलिस को पहुंच जाती है। तो जो व्यक्ति अपराध करने वाला है, अपराध करने से पहले उसे क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दूसरे प्रकार की जो गिरफ्तारी है बच्चों, वह अपराध के पहले, अपराध के पहले, जिसे हम लोग निवारक निरोधक कहते हैं। निवारक निरोध कहा जाता है, मतलब अपराध के पहले गिरफ्तार करना। मेरे भाई उम्मीद है दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो अपराध करने वाला है, चाहे वो देश को हानि पहुंचाने वाला हो या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला हो, या फिर वो कोई ऐसा कार्य करने वाला हो जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से संविधान के कानून के विरुद्ध कार्य है, उसे वो करने वाला हो, तो उससे पहले ही उसे क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी गिरफ्तारी को हम लोग क्या कहते हैं, निवारक निरोधक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? निवारक निरोधक कहते हैं। हम लोग याद रखना। तो मैंने बताया बच्चों, गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है आर्टिकल 22 के तहत। लेकिन जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसे कुछ संरक्षण मिला होता है बच्चों। क्या मिला होता है? संरक्षण मिला होता है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसे कुछ संरक्षण मिला होता है। और यह संरक्षण कौन देता है? तो ध्यान रखना मित्र, आर्टिकल 22 देता है, अनुच्छेद 22 देता है। इतनी बातें मैं जानता हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब ध्यान दीजिए, जो अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है वो एक साधारण कानून के तहत होती है बच्चों। कैसे? साधारण कानून के तहत होती है। साधारण कानून के तहत होती है मित्र, याद रखना। जबकि अपराध के पहले जो गिरफ्तारी होती है वो निवारक निरोध एक्ट के तहत होती है, कानून के तहत होती है बच्चों। अब जो आर्टिकल 22 है, इसमें 7 प्रकार के अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसमें 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसमें से
जो 3 अनुच्छेद हैं वो अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है उसके संबंध में क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं मेरे भाई। जो अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है वो 3 प्रकार की 3 प्रकार से संरक्षण देते हैं, इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसी तरीके से अपराध के पहले जो गिरफ्तारी होती है उसे आर्टिकल 22 के 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप पाएंगे अनुच्छेद 22/4, अनुच्छेद 22/5, अनुच्छेद 22/6 और 22/7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 22 के तहत जो संरक्षण दिया जाता है वो कितने आर्टिकलों के तहत दिया जाता है, मतलब 22 के तहत। तो बताइए 7 प्रकार से, 7 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। वो कौन कौन से आपको क्रम बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर थोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वर्तमान समय में थोड़ा टफ हो गया है, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन देखने की मिल जाए कि अनुच्छेद 22 के तहत कितने प्रकार से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने उसमें दिया गया है, कितनी तरह से संरक्षण दिया गया है। तो 7 प्रकार से बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रखना। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद जो 22/1 है, अनुच्छेद 22/1 हमसे क्या कहता है, बताया गया है कि अनुच्छेद 22/1 बच्चों, अनुच्छेद 22/1 क्या कहता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले उसे क्या बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि भाई हमने तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया है कि आपने ये अपराध किया है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में, तो बताइए अनुच्छेद 22/1 में। फैक्ट अच्छा है मित्र, याद कर लेना, ठीक है। ये चीजें तो आपको याद करने की पड़ेगी मित्र। ये मैं जानता हूं, एक अगर साधारण नागरिक है कोई व्यक्ति, तो वो भी इस चीजों को समझ सकता है, जान सकता है कि मुझे भारत देश के संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, क्या क्या दिए हैं। तो अनुच्छेद 22/1 हमसे यह कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको यह संरक्षण दिया गया है, तो वो ये पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तारी का कारण बताएं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कौन सा गैर कानूनी कार्य किया है जिसके तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस बात का वर्णन बच्चों कहां पर है, अनुच्छेद 22/1 में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 22/1 हमसे क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे स्वेच्छा से अपना वकील चुनने का भी अधिकार हमें आर्टिकल 22/1 देता है बच्चों। तो यही फैक्ट पूछा गया है कि स्वेच्छा से वकील करने का अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप स्टार अपने कंधों पे लगाना चाहते हैं, यूपीएससी आपका टारगेट है, तो याद रखना कि ये आर्टिकल 22/1 देता है। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 22/1 हमसे क्या कहता है कि गिरफ्तारी कारण बताना पड़ेगा सबसे पहले पुलिस को, और वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना पक्ष रखने के लिए एक बढ़िया से बढ़िया वकील कर सकता है। भाई ये दोनों बातें किसमें हैं, तो अनुच्छेद 22 में है। उसके बाद अनुच्छेद 22/2 क्या कहता है, अनुच्छेद 22/2 कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर, कितने, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी की जाएगी। उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी मजिस्ट्रेट के तहत बच्चों क्या की जाएगी, पेशी की जाएगी। जैसे मान के चलिए आपको 11 बजे या मान चलो 1 बजे किसी को गिरफ्तार किया गया, तो लौट के 1 बजे तक उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। इसमें शर्त क्या है कि जो समय उसे अरेस्ट किया गया है इतने बजे, और जब तक वो थाने वगैरह तक पहुंचे या मजिस्ट्रेट के सामने तक पहुंचे, समझ पहुंचे, उसमें जो यात्रा में लगाया लिया हुआ समय है वो उसमें नहीं जुड़ेगा बच्चों। हम कह सकते हैं कि 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना पड़ेगा, लेकिन यात्रा के समय उसमें शामिल नहीं होगा मेरे भाई, यात्रा का समय उसमें शामिल नहीं होगा। ये जो संरक्षण देता है, ये जो अधिकार देता है, वो आर्टिकल 22/2 देता है बच्चों। मैं जानता हूं ये दोनों आर्टिकल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होंगे। अनुच्छेद 22 हमसे यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको यह अधिकार है, उसे यह संरक्षण दिया गया है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की जाए। इसके साथ साथ
जब वो 24 घंटे के अंदर ही एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो यात्रा का समय है उसे वहां तक पहुंचाने में वो समय शामिल नहीं होगा मेरे भाई, वो समय शामिल नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद के जो विदेशी शत्रु को यह अधिकार नहीं है, जैसे कोई फॉरेन जो हमारे एनिमीज होते हैं, जैसे आतंकवादी हुए या ऐसा विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश के प्रति घृणा रखता है, अपराध की भावना रखता है, तो हमारे लिए वो क्या कहलाते हैं बताइए? विदेशी, मतलब विदेशी शत्रु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो हमारे विदेशी शत्रु के रूप में हम उन्हें देखते हैं। आप अपने कमेंट में इस बातों को शेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 22/3 हमसे यह कहता है कि विदेशी शत्रु को यह अधिकार नहीं है। मतलब कौन कौन से? अनुच्छेद 22/1 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 22/2 में दिए गए हैं। यह अधिकार किसको नहीं है? विदेशी शत्रु को नहीं है। और यह कौन कहता है? आर्टिकल 22/3 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है मित्र? 22/3 कहता है। तो बच्चों आप लोग याद रखना। अब हम लोग देखते हैं अपराध के पहले जो गिरफ्तारी होती है। बच्चों आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने रोलेक्ट एक्ट पढ़ा है पहले, अंग्रेजों के समय का था, जैसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते थे। और इसी के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में, अमृतसर। बच्चों ऐसे ही बच्चों ये उसका छोटा चाइल्ड है, अपराध के पहल गिरफ्तार करना है। क्योंकि इस कंडीशन ये होती है, जो रोलेक्ट एक्ट था उसमें क्या होता था कि सरकार किसी को शक के दायरे पर, अंग्रेज उस समय शक के दायरे पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते थे और मनमाने तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता था। और उसको स्वेच्छा से ही अंग्रेज चाहते थे तो वो हमेशा के लिए जेलों में, मतलब गिरफ्तार रहता था। वो उनके विवेक पर निर्भर था। जो रोलेक्ट एक्ट था उसका कुछ अंश इसमें दिखाई देता है, लेकिन यहां पर संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कुछ संरक्षण देते हुए। क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे कुछ संरक्षण दिया जाएगा, जिसे हम लोग निवारक निरोधक कहते हैं। ऐसी गिरफ्तारी को हम लोग क्या कहते हैं? निवारक निरोधक कहते हैं। और इसके तहत 4 आर्टिकल आते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। 3 इसके तहत आते हैं और 4 उसके तहत आते हैं। टोटल 7 आर्टिकल आते हैं बच्चों। जो 22/4 है, 22 का सबसेक्शन 4 है, वो क्या कहता है? वो कहता है निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। मतलब ये है, अगर आपने शक के आधार पर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे आप 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। गिरफ्तारी में या कारागार में आप 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते। पहली शर्त तो बच्चों ये है। निवारक निरोधक अधिनियम के तहत यह बताया गया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मेरे दोस्त, उसे 3 माह से अधिक आप उसे गिरफ्तार में नहीं रख सकते। अगर आपको 3 महीने से अधिक रखना है, 3 महीने से अधिक रखना है, तो एक शर्त होती है कि एक कमेटी होगी। उस कमेटी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, वो निर्णय लेंगे। अगर आप उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तक गिरफ्तारी चाहते हैं तो एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी में हाई कोर्ट के जज होंगे। वो जज निर्णय लेंगे, तब उसकी गिरफ्तारी बढ़ेगी बच्चों, उससे पहले नहीं। लेकिन निवारक निरोधक अधिनियम के तहत ध्यान रखना, 3 महीने से अधिक आप किसी को गिरफ्तार नहीं ज्यादा कर सकते। जो आर्टिकल 22 का सब्सक्रिप्शन 4 बताता है मैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन 5 है, अनुच्छेद 22 का (5) है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कारण बताया जाएगा, पक्ष रख सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, निवारक निरोधक एक्ट के तहत, उसे कारण बताया जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो पूछ सकता है कि आप ये बताएं मुझे गिरफ्तारी मेरी क्यों हो रही है। और इसके लिए वह तो या तो स्वयं या किसी अपने अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखवा सकता है। इन दोनों बातों का वर्णन कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 22 के (5) में किया गया है। यह हमसे कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे कारण, वो चाहे तो पूछ सकता है कि मुझे कारण बताइए, और पूछा ही जाता है अक्सर
कि कारण बताया जाएगा और उसे अपना पक्ष रखने का क्या है बच्चों, अधिकार है। ये हमें आर्टिकल 22/5 बताता है। इसके साथ साथ जो 22/6 है, कौन सा 22/6 है, वो क्या कहता है, तो 22/6 हमसे कहता है कि जरूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है जिससे देश की एकता अखंडता पर गहरा प्रभाव पड़े, तो ऐसी कंडीशन में वो सिचुएशन देखी जाती है मित्र, कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। अगर उसकी कंडीशन, वो अपराध एक जघन्य अपराध करने वाला है जो हमारे देश की एकता अखंडता पर गहरा प्रहार होता, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 22/6 हमसे कहता है कि ऐसी कंडीशन में कारण बताना उचित नहीं है, कारण बताना उचित नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसे कारण बताया जाए। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो अनुच्छेद 22/7 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, किन मामलों में कितना निरोध है। मतलब मेरा मानना यह है, ये आर्टिकल 27 मतलब 22/7 ये कहता है कि कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन के तहत ही उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सिंपल सा अपराध करने के लिए जा रहा है तो 3 महीने से हम लोग अधिक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर जघन्य अपराध करने में जा रहा है जो देश की एकता अखंडता को तोड़े, तो उसके लिए आर्टिकल 22/7 क्या कहता है, किन मामलों में कितना निरोध है, मतलब उसकी जांच की जाएगी, मतलब जांच का अधिकार देता है, जांच का अधिकार देता है कि यह किस किस तरीके से अपराध करने के लिए जा रहा था। और इसका वर्णन आर्टिकल 22/7 में मेरे दोस्त। उम्मीद है कि यह आपके बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, इसके संबंध में कुछ क्या बनाए हुए हैं, कुछ एक्ट हैं, कुछ अधिनियम हैं, कुछ निवारक निरोधक अधिनियम के संबंधित क्या बच्चों, कुछ एक्ट हैं, कुछ अधिनियम हैं। जो निवारक निरोधक जो एक्ट है उसके संबंध में कुछ क्या है, अधिनियम है, जो हमारी सरकार द्वारा समय समय पर लाते रहते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो निवारक निरोधक अधिनियम के तहत जो गिरफ्तारी होगी वो 12 माह तक हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 12 माह तक हो सकती है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना, 12 माह तक, 1 साल तक उसकी बच्चों क्या हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। तो सबसे पहले जो अधिनियम है, ये पूछा जाता है कि निवारक निरोधक अधिनियम कब आया था बच्चों। ये एग्जाम पूछा गया है तुम्हारे कि निवारक निरोधक अधिनियम कब आया था, तो आप बताएंगे 1950 में आया था। लेकिन ये कब खत्म हो गया, तो ध्यान रखना 1969 में से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये दोनों बातें बच्चों बड़ा इंपोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यदि आप पीसीएस का, आरओ का, यूपीएसआई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इन बातों को आप लोग 100% में याद रख लेना। कौन सा एक्ट कब आया निवारक निरोधक से संबंधित और कब उसे खत्म कर दिया गया, तो ध्यान रखना जो निवारक निरोधक अधिनियम है बच्चों, ये जो आया था 1950 में आया था और 1969 में, मतलब 1950 में आया था और 1969 में बच्चों क्या कर दिया गया, इसे फिनिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। अब तो मैं जानता हूं आप लोगों को याद होना चाहिए। आप बच्चा, मैंने आपसे पहले कहा है आप बेहतरीन तरीके से नोट्स जरूर बनाएं बच्चों। मैं इसी तरीके से बारी बारी से क्रम से बेहतर तरीके से बताऊंगा और मेरा वादा है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। सेशन पूरा जरूर देखा करें और हो सके तो कर सकते हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए कि सेशन को शेयर वेयर कर दिया करिए। तो निवारक निरोधक अधिनियम है वो 1950 में आया था और 1969 में बच्चों क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। कौन सा बच्चों, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। जैसे कोई व्यक्ति है, देश के अंदर वो खतरा बनने के लिए जा रहा है, हमें शक लग रहा है, तो उसके संबंध में एक एक्ट आया गया था जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। जैसे मीसा कहा जाता है बच्चों कोई मेरा भाई बताए मीसा की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई मेरा भाई ये बताए मीसा की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट्स खुला हुआ है, आप जब भी सेशन देखें 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, मैं आपको तत्काल इसका आंसर दूंगा।
बताइए मीसा की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन जो जिसे हम लोग आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं 1971 में आया था। ये कब आया था? 1971 में आया था। 1971 में आया था। और ये इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी बच्चों उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी बच्चों उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। हुआ ऐसा था कि इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध देश में उस समय, भारत में उस समय अनेक बातें ऐसी निकल के आ रही थी जिससे उनका क्रेज बच्चों क्या हो रहा था? गिर रहा था। उनके विरुद्ध 1970 में अनेक छोटे छोटे विद्रोह होने लगे थे। जैसे देखा होगा राजा महाराजा होते हैं, उनके विरुद्ध छोटे छोटे विद्रोह, आंतरिक विद्रोह होने लगते। ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी। मतलब इनकी प्रसिद्धि का जो ग्राफ था वो नीचे नीचे गिर रहा था। नीचे नीचे क्या, नीचे की तरफ बच्चों क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, गिर रहा था इंदिरा गांधी के समय। तो इसको अपनी मजबूती दिखाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इन्हें दबाने का प्रयास किया। मैंने कहा ना कि शक के आधार पर, निवारक निरोधक का मतलब ये होता है कि शक के आधार पर गिरफ्तारी करना। तो ऐसी कंडीशन में इंदिरा गांधी जी ने एक एक्ट पारित किया था 1971 में, जैसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, अर्थात मीसा कहते हैं इसे। और मीसा की फुल फॉर्म आप मुझे बता ही देंगे। होता ऐसा है, उस समय मैं जानता हूं लाखों लोग गिरफ्तार किए गए थे। लाखों लोग गिरफ्तार किए गए थे और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। लगभग 39 महीने तक इमरजेंसी रही थी उस समय। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार खत्म हुई, दूसरी सरकार आई वीपी सिंह की, तो 1977 में से क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जैसे हम लोग मीसा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीसा कहते हैं। ये कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया और इसे कब खत्म किया गया? तो उम्मीद है ये दोनों बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। बच्चों यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को पता नहीं होता, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप लोग से 100% याद कर लें कि मीसा, जैसे हम लोग आंतरिक सुरक्षा एक्ट कहते हैं, ठीक है, ये कब आया था? तो 1971 में आया था, जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। और 1977 में से क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया। तो सरकार चेंज हो गई थी उस समय। उसके बाद दूसरा दूसरा जो एक्ट है, जैसे हम लोग विदेशी मुद्रा संरक्षण, कौन सा बच्चों? विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम कहते हैं। ये 1994 में आया था मेरे मित्र, और ये वर्तमान में भी है। आपने देखा होगा, आप विदेशी चीजों की तस्करी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नेपाल की मुद्रा को इंडिया में लेकर आओ, ऐसा परमिशन नहीं है। नेपाल या अन्य देश से आप गोल्ड ले अपने इंडिया में लेकर आओ, या आप ऐसा तस्करी वाला काम करें, गोल्ड ला करके इंडिया में सेल करें, ऐसा तो नहीं है। ना तो बहुत से लोग भारत के जाएंगे, सऊदी अरब है, यूएई है, वहां से तमाम गोल्ड लेकर के अपने इंडिया में आकर के बेच करके धनवान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसे तस्करी कहा जाता है। क्या कहा जाता? तस्करी से कहा जाता है। तो आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए जिसे हम लोग विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी अधिनियम 1994 में लाया गया, जो आज तक बच्चों कायम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम कब आया था? तो बताइए, 1994 में आया था। इसी के तहत अगर कोई ऐसा व्यक्ति गलत कार्य करता है तो इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है या करने वाला है, तो उसे इसी एक्ट के तहत बच्चों क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसे हम लोग विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी अधिनियम कहते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों एक्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग नजर डालें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये कब आया था? तो 1980 में आया था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश के प्रति गद्दार है, देश के प्रति वह बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं रखता है, और ये फील हो जाता है, तो निवारक निरोधक अधिनियम के तहत बच्चों क्या कर सकते हैं? उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या है? खतरा है,
ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए ये एक्ट कब आया था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आया था। ठीक है। उसके बाद आतंकवाद विध्वंसक गतिरोध अधिनियम, ये बच्चों इंपोर्टेंट, इसे लोग टाडा कहते हैं। क्या कहते हैं, टाडा कहा जाता है इसे। आतंकवाद विध्वंसक गतिरोध अधिनियम 1985 में आया था बच्चों, इसे टाडा कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये पूछा जाता है कि टाडा एक्ट, टाडा अधिनियम कब आया था, तो बताएंगे 1985 में आया था मेरे मित्र। कब आया था, 1985 में आया था। जो आतंकवाद विध्वंसक गतिरोध अधिनियम है वो कब आया था, 1985 में आया था, जिसे टाडा कहा जाता है। और इसे 1995 मतलब 10 साल बाद इसे बच्चों क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। 10 साल बाद उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध अधिनियम है वो कब आया था, तो बताइए 1985 में आया था, जिसे टाडा कहा जाता है। और 1995 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आतंकवाद विरोधी अधिनियम, जिसे पोटा कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, पोटा कहा जाता है। पोटा का नाम तो सुना होगा, और मोस्टली जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उसमें इसी को लागू कर दिया गया था पहले, लेकिन इसे खत्म कर दिया है। आज जिसे हम लोग आतंकवाद गतिरोध अधिनियम कहते हैं, ये 2002 में आया था और 2004 में इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 2004 में इसे खत्म कर दिया, जिसे हम लोग पोटा कहते हैं। कि पोटा एक्ट कब आया था, तो बताइए। पोटा एक्ट बच्चों वो 2002 में आया था और 2004 में से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, ये बच्चे इंपोर्टेंट है मित्र, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर एक तो टाडा और पोटा, टाडा और पोटा के स्थान पर अब कौन सा आ गया है, जिसे हम लोग गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम कहते हैं। इसे हम लोग यूएपीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूएपीए कहा जाता है, जिसे ओस्पा कहा जाता है। ठीक है। जो वर्तमान में लागू है, ये कब आया था, तो बताइए 1967 में आया था मेरे भाई। कब आया था, 1967 में आया था यूएपीए। यूएपीए यूएपीए कब आया था, तो ध्यान रखना 1967 में आया था मेरे मित्र, और वर्तमान में जारी है। क्योंकि अब यही कानून है जिसने, मतलब ये वाला जो पोटा है और टाडा है, इनका स्थान इसने ले लिया है, यूएपीए ने। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूएपीए है बच्चों, इसके तहत मृत्युदंड तक का प्रावधान है। जो यूएपीए है इसके तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का भी प्रावधान है इसमें। यूएपीए के तहत, जिसे हम लोग गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम कहते हैं, 1967 में लाया गया था। इसके तहत बता सकते हैं, इसके तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास का बच्चों प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जघन्य अपराध करने वाला है या कर सकता था, तो उसे आजीवन कारावास उसे हो सकता है, मृत्युदंड तक का सजा का प्रावधान है इसके तहत। ठीक है। तो आर्टिकल 22 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आर्टिकल 22 क्या कहता है, एक बार नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, जाएगा या गिरफ्तार किया गया है, उसे आर्टिकल 22 क्या करता है, संरक्षण देता है। गिरफ्तारी बच्चों मैंने बताई थी 2 प्रकार की होती है। एक तो अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, सब लोग साधारण कानून के तहत कहते हैं। और दूसरी गिरफ्तारी होती है जो अपराध के बाद के पहले गिरफ्तारी होती है, उसे निवारक निरोधक कहते हैं। इसके तहत टोटल 7 आर्टिकल आते हैं, ऑब्लिक में 7 अनुच्छेद आते हैं। 3 आर्टिकल उसके तहत आते हैं जो अपराध के पहले बाद गिरफ्तारी होती है, जिसमें अनुच्छेद 22/1 हमें कहता है गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा। ऐसा व्यक्ति से गिरफ्तार किया गया, उसे बताना होगा कि हम तुम्हें इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। वह व्यक्ति स्वेच्छा से अपना वकील चुन सकता है। आर्टिकल 22/2 हमसे यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और यात्रा का समय उसमें जोड़ा नहीं जाएगा बच्चों, जिनके बारे में बेहतर तरीके से बता चुका हूं। अनुच्छेद 22/3 कहता है कि विदेशी शस्त्रु को यह अधिकार नहीं है। ठीक है। लेकिन जो निवारक निरोधक के तहत जो आर्टिकल हैं, जो 4 आर्टिकल हैं, उसमें अनुच्छेद 22/4 हमसे ये कहता है कि व्यक्ति निवारक निरोधक के तहत 3 माह से अधिक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अनुच्छेद
22/5 हमसे कहता है, सब सेक्शन 5 कहता है कि कारण बताया जाएगा उस व्यक्ति को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रख सकता है। अनुच्छेद 22/6 हमसे कहता है कि जरूरी नहीं है, अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो जरूरी नहीं है उसे कारण बताया जाए। और जघन्य अपराध का निर्णय कौन करता है? तो आर्टिकल 22/7 करता है। वह बताता है आर्टिकल 22/7 कि उसे इसने जघन्य अपराध करने वाला था या साधारण अपराध करने वाला था बच्चों। और इसके लिए निवारक निरोधक से संबंधित कुछ बच्चों एक्ट हैं जो सरकार द्वारा लाए गए हैं, जिसमें निवारक निरोध अधिनियम 1950 द्वारा लाया गया था, 50 में लाया गया था ये पूछा जाता है, और 1969 में खत्म कर दिया गया बच्चों। इसी तरीके से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा कहा जाता है, ये 1971 में लाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, और 1977 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1994 में लाया गया था और वर्तमान में जारी है। देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, ये लाया गया, आज भी जारी है। और आतंकवाद विध्वंस और गतिविधि अधिनियम, जिसे हम लोग टाडा कहते हैं, ये 1985 में लाया गया था, 1995 में 10 साल बाद इसे खत्म कर दिया बच्चों। उसके बाद आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 में आया था, जिसे हम पोटा कहते हैं, और 2004 में से 2 साल बाद ही खत्म कर दिया गया। अब इनके स्थान पर गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 पहले से जारी है, जो वर्तमान में अब तक कार्य कर रहा है बच्चों, जिसे UAPA कहा जाता है। जैसे इसके तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास का बच्चों प्रावधान है। उम्मीद है आर्टिकल 22 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 23 और 24 के तहत। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, आर्टिकल 23 और 24 इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 23 और 24 हमें बताता है, यह बताता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 22 हमसे क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण जानते हैं आप लोग? मैं बताऊंगा, परेशान ना हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 23 में और 24 में वर्णन बच्चों। किसमें? आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए शोषण कहते किसे हैं। शोषण कहते किसे हैं, शोषण की आपको पता होना चाहिए। शोषण किसे कहते हैं, शोषण की क्या परिभाषा है, क्या मतलब है? शोषण का मतलब यह होता है, जैसे एक पक्ष ऐसा है जो पैसे से क्या है, रिच है, क्या है, रिच है, और एक पक्ष ऐसा है जो पैसे से क्या बच्चों, पुअर है, क्या है, पुअर है। एक अमीर है एक पक्ष, और एक पक्ष क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है। तो कह सकते हैं जो रिच पर्सन है वो जो गरीब व्यक्ति हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं। चाहे शोषण आपका, ये शोषण होता है वो मोस्टली किसी व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है या व्यक्तियों का भी हो सकता है। शोषण सरकार भी कर सकती है। व्यक्तियों में देखा जाए, एक व्यक्ति मान के चलिए, किसी व्यक्ति ने, आपने पहले देखा होगा जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले अनेक जमींदार होते थे। तो जमींदारों से एक सामान्य नागरिक क्या कर लेता था, ऋण ले लेता था। मान के चलिए उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो ऋण ले लेता था, कर्ज ले लेता था। और कर्ज के तौर पर मान के चलिए 500 रुपये, उस समय बहुत बड़े होते, 500 रुपये ले लिए उसने। तो लेकिन लेने के बाद वो इस बात को लिखवा लेता था कि जब तक पैसा नहीं आप दोगे, जब तक कर्ज आपका अदा नहीं होगा, तब तक आपको हमारे यहां मजदूरी करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिसका हम आपको कोई मेहनताना नहीं देंगे, किसी प्रकार की कोई भी पैसा उसके बदले में नहीं दिया जाएगा। तो लोग करते थे, जब तो उस समय, जब तो बाद में से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। तो जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसका क्या होता था, शोषण होता था बच्चों। शोषण उसका शारीरिक भी होता था और मानसिक भी होता था, पारिवारिक भी होता था, आर्थिक भी होता था। तो एक ये जो शोषण होता है वो व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, सरकार द्वारा भी कर सकते होता है बच्चों। तुमने देखा होगा सरकार कुछ ऐसे कार्य कर देती है जिससे विद्यार्थी जो वर्ग होता है, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने लिखने वाले या नौकरी वाले, वह अपनी मांग को सड़कों पर, पार्कों में या किसी गार्डन में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं। तो सरकार के द्वारा बच्चों का भी, जो विद्यार्थी है उनका भी शोषण किया जाता है। तब सरकार तानाशाही होती है तो ऐसी कंडीशन बनती रहती है।
तानाशाही सरकार होती है वो भी इस काम को कर सकती है। तो शोषण की परिभाषा आप समझ गए कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और शारीरिक जो क्षति पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोषण कहा जाता है मेरे भाई। उम्मीद है शोषण को आप समझ चुके होंगे कि शोषण किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 23 की तरफ बच्चों। तो अनुच्छेद 23 है, 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? क्योंकि शोषण के विरुद्ध के तहत बच्चों दो आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। कितने आर्टिकल आते हैं? दो अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम का प्रतिबंध। बलात् का मतलब ये होता है बेटा बच्चा, होता है जबरदस्ती। क्या मतलब होता है? जबरदस्ती। बलात् का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। जबरदस्ती कार्य पर प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल करता है? तो अनुच्छेद 23। इतनी बात आपको क्लियर हुई? मतलब जबरदस्ती किसी व्यक्ति द्वारा कार्य कराया जाता है, उस पर आर्टिकल 23 क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। अर्थात अनुच्छेद 23 हमें यह बताता है कि आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हो, आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हो। इसका संरक्षण कौन देता है? अनुच्छेद 23 देता है। तो जरा ध्यान दीजिए इसमें किस किन बातों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है बलपूर्वक कब कब काम कराया जाता है, कैसे कैसे कराया जाता है। तो ध्यान रखना, दास प्रथा पर रोक। आर्टिकल 23 क्या कहता है? दास प्रथा पर रोक है। भाई दासों से क्या करते थे? पहले आपने देखा होगा सल्तनत काल में बलबन हुआ, बलबन में तो पहले दास था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इल्तुतमिश दास था। पहले लोग क्या करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे वो लोगों का क्रय विक्रय होता था उस समय। जो पुरुष या महिला होती थी या बच्चे होते थे उनको क्या करते थे? बेच देते थे। तो जो शासक होते थे वो क्या करते थे? खरीद लेते थे। तो उनको गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में ये बताएं सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासन काल में सर्वाधिक मात्रा में गुलाम हुआ करते थे, सर्वाधिक मात्रा में दास थे उसके शासनकाल में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दासों से बच्चों क्या करते थे? जबरदस्ती। पहले तो नंबर उनको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था, खाने के नाम पर उन्हें थोड़ा बहुत खाना दिया जाता था, एक टाइम खाना दिया जाता था। फिर उसके बाद उनसे काम लिया जाता था। अगर काम नहीं करते थे तो उन्हें कोड़े से पीटा जाता था। मर जाए वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से बलपूर्वक कार्य लिया जाता था। तो ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं? दास प्रथा कहते हैं। तो जो अनुच्छेद 23 है वो दास प्रथा पर बच्चों वर्तमान समय क्या लगाता है? रोक लगाता है। आप किसी को दास नहीं बना सकते, दास बना करके उससे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, क्योंकि आर्टिकल 23 हमें कहता है कि बलात् श्रम का बच्चों क्या है? प्रतिषेध है। आप किसी से, चाहे आपसे किसी ने कुछ धन ले रखा हो, फिर भी आपको यह अधिकार नहीं है उसको, मनी लेंडर को, जिसने धन दिया है, कि आपसे वो जबरदस्ती कार्य करा ले। अगर वो ऐसा कार्य कराता है आपसे तो आपके संरक्षण के तहत आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। दूसरा फैक्ट बच्चों, बदुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। बदुआ मजदूरी मतलब ये है आप किसी के ऊपर जबरदस्ती तरीके से, आप किसी व्यक्ति की जबरदस्ती, आपने देखा हो बहुत से जो जमींदारी प्रथा थी उस समय बदुआ मजदूर रख लिए जाते थे। बदुआ मजदूर रख लिए जाते थे कि आपको हमारे खेतों में लगातार ये कार्य करना है। बदले में उनको थोड़ा जीवन यापन के लिए कुछ खाना पीना देते रहते थे जो जमींदार थे। बदले में उनको खाने पीने के लिए कुछ देते रहते थे। तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहा जाता था? बदुआ मजदूर कहा जाता था। तो बदुआ जो मजदूर है, वर्तमान समय में अगर ऐसा कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो अनुच्छेद 22 के तहत उसे क्या, उसके विरुद्ध क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, बेगार पर प्रतिबंध। बेगार जानते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। उसके बदले में उसे मजदूरी नहीं दी जाए, उसे मजदूरी नहीं दी जाए। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है
कार्य के बदले उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? बेगार कहा जाता है। आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर बेगार शब्द के लिए विष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्ट, विष्ट शब्द का बच्चों प्रयोग किया गया। पूछा गया है कि विष्ट क्या है, तो विष्ट बच्चों बेगार है। क्या है? बेगार है। प्राचीन काल में, मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया था, विष्ट शब्द का। उस समय बेगार नहीं कहते थे, और विष्ट से बच्चों बेगार शब्द निकला हुआ है। तो आर्टिकल जो 23 है वो क्या कहता है कि बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब आप किसी व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं तो आपको बच्चों क्या देनी पड़ेगी? उसे मजदूरी देनी पड़ेगी। आपको क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसके काम के बदले आप उसे मजदूरी न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो लेबर कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? लेबर कोर्ट जा सकता है। और जो लेबर कोर्ट होता है वो आर्टिकल 23 से संबंधित होता है, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अर्थात आप किसी से बेगार नहीं करा सकते मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मजदूरी न देना। उम्मीद है आर्टिकल 23 आपको समझ में आ चुका होगा। अनुच्छेद 23 में हमें जो बताया गया है वही बातें बताई गई हैं कि आप किसी से बलात् श्रम का प्रतिबंध है। आप किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते, जैसे दास प्रथा में होता था, बधुआ मजदूरी में होता था, बेगार में होता था। उम्मीद है आर्टिकल 23 आपके बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित कुछ एक्ट है मेरे भाई। कुछ आर्टिकल 23 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिन्हें आपका जानना बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम में बच्चों यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पूछा गया है। ये पूछा गया है कि आप ये बताएं, बधुआ मजदूरी अधिनियम एक्ट कब आया था? तो बच्चों ध्यान रखना, 1976 में ये आया गया था और आज तक जारी है। और इसी आर्टिकल के तहत आया था, अनुच्छेद 23 के तहत। आर्टिकल 23 के तहत बधुआ मजदूरी उन्मूलन कार्यक्रम वो अधिनियम आया था। मतलब आप किसी व्यक्ति से काम कराएं, उसे केवल खाने के लिए कुछ दें, उसके अलावा उसे कुछ न दें, तो बधुआ मजदूरी होती है उसकी। ठीक है, उसे मजदूरी न देना, बस कुछ उसे जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ उसे खाने पीने के लिए देना, बाद बाकी उसे मजदूरी न देना। तो ऐसी कंडीशन को बधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो बधुआ मजदूरी उन्मूलन मतलब इसके विरुद्ध में जो एक्ट आया हुआ था वो 1976 में आया था मेरे दोस्त। पूछा जा सकता है, आप इसे याद कर लेना। अगला, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम। मतलब आप महिलाओं का और बच्चों का अनैतिक रूप से क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते, उन्हें वस्तु की तरह क्रय विक्रय नहीं कर सकते। इसके विरुद्ध जो एक्ट आया गया था वो कौन सा आया था, कब आया था? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो मेरे भाई आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, आर्टिकल 23 पढ़ा करके लोग निकल जाते हैं। जिनसे संबंध जो भी महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, जो अच्छे टीचर हैं वही पढ़ाते हैं। हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं हूं मित्र। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। मतलब यह है कि कोई भी कंपनी है, क्या है? कंपनी, एनीबडी, ये कंपनी है। ये कंपनी ने क्या निकाली? कुछ वैकेंसियां निकाली, कुछ पद निकाले। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो पद निकाले हैं, जैसे मान के चलिए क्लर्क के पद निकाले, तो इस कंपनी को यह घोषणा करनी पड़ेगी कि इस पद के लिए जो बाबू का पद है, बोले तो क्लर्क का, इसकी जो न्यूनतम मजदूरी होगी, जो वेतन होगा, वो उसे पहले दिखाना पड़ेगा 15,000 रुपए, या जो भी हो वो कंपनी डिसाइड करे, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12,000 रुपए। उसी कंपनी ने मान के चलिए कोई 4th क्लास का पद है, चपरासी का पद है, तो जो कंपनी भर्ती करेगी तो इस एक्ट के तहत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत
उसे यह बताना पड़ेगा कि चपरासी के लिए मैं 7,000 रुपये प्रति महीना उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरे यहां क्या करेगा, कंपनी में चपरासीगिरी करेगा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। इसके तहत यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति कार्य करेगा उसे न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। सरकार भी तो ये करती है, हर वर्ष उसमें कुछ इजाफा कर देती है मजदूरी की दर में। पहले 300 रुपया कर देती, फिर 350 हो गई, फिर 400 हो गई। इस तरीके से सरकार की भी कुछ इसमें वो होती है, घोषणा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे जरा ध्यान दीजिए। अगला है संविदा श्रम अधिनियम। इंपॉर्टेंट है मित्र, याद रखना। संविदा श्रम अधिनियम 1970 कब आया था? 1970 में आया था बच्चों। कब आया था? 1970 में आया था। पूछा जा सकता है कि संविदा श्रम अधिनियम एक्ट कब आया हुआ था, तो बताइए 1970 में आया था बच्चों। संविदा के तहत बच्चों ध्यान रखना, जैसे कोई सरकार है, गवर्नमेंट है, वह संविदा पर मतलब कुछ समय के लिए वह अब भर्ती करती है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति को भर्ती करने जा रहे हैं, जिस पद के लिए भर्ती करने जा रही है सरकार, उसे मजदूरी बतानी पड़ेगी कि मैं इस पद के लिए इसे 12,000 रुपये दूंगी, ठीक है, या 15,000 रुपये दूंगी। संविदा पर जब भी तो पहले कभी घोषणा कर दी जाती है। जैसे आप वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में देखा होगा, शिक्षा मित्र हुए, बिजली मित्र हुए, या फिर और विभाग में जितनी संविदा पर भर्तियां होती हैं, तो उसमें पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनको इतना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से समान परिश्रम अधिनियम, समान परिश्रम अधिनियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये आपके जीवन से डायरेक्ट क्यों जुड़ा हुआ है? ये आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप पैसे वाले हो जाते हैं तो, और एक मजदूर वर्ग के होते हैं तो। जैसे समान परिश्रम अधिनियम मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में बच्चों पुरुष भी हो सकता है, दो व्यक्ति हैं जिसमें एक पुरुष है, दूसरा क्या है? महिला है बच्चों। दूसरी क्या है? महिला है। एक पुरुष है और दूसरा बच्चों क्या है? महिला है। इनको कार्य दिया, मतलब पत्थर ढोने का, ठीक है, पत्थर कार्य दिया। क्या आपको पत्थर काटना है? क्या करना है? पत्थर काटना है। तो पुरुष ने भी पूरे दिन काम किया, महिला ने भी पूरे दिन कार्य किया। तो ऐसी कंडीशन में समान परिश्रम अधिनियम 1976 के तहत दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। कैसा वेतन दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। और जो सरकारें होती हैं, सरकारें समान परिश्रम अधिनियम 1976 के तहत, कोई टीचर है विद्यालय प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में, तो उसमें पुरुष भी टीचर होता है और महिला भी टीचर होती है। ऐसा तो नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि पुरुष को ज्यादा वेतन दे सरकार, 50,000 रुपये दे रही है, जबकि महिला जो टीचर है उसे 40,000 रुपये दे रही है। ऐसा तो नहीं है। मतलब दोनों को क्या करती है? समान वेतन देती है। तो ध्यान रखना, वो इसी एक्ट के तहत देती है, समान परिश्रम अधिनियम 1976 के तहत। आप जब बड़े हो जाओ, बड़े आदमी बन जाए, पैसे वाले बन जाए, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करते हैं, महिलाओं को थोड़ा कम पैसा दिया और पुरुष हुआ उसको ज्यादा पैसा दिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग याद रखना, आपके विरुद्ध इसके एक्ट के तहत बच्चों क्या की जा सकती है? कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, वो एक अलग बात है, बहुत सी लोग मजबूर, बहुत सी महिलाएं मजबूर होती हैं, क्योंकि उनके किसी के हस्बैंड ऐसे होते हैं शराब पीते हैं, या किसी महिला का हस्बैंड, मान के चलो विडो है वो, उसका हस्बैंड मर गया, तो उसे ये मतलब नहीं होता, उसे कहता है उसे पैसे आने चाहिए, इसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है और कम पैसों में कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, उसका लोग फायदा उठाते हैं। वो एक चीज इस कंडीशन बच्चों अलग है। तो शोषण, जो आर्टिकल 23 है, उसमें ये जो एक्ट दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था, तो 1976 में आया था। जबकि महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था मित्र, याद रख लेना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, तो 1948 में आया था। मतलब इसके बारे में बता चुका हूं मैं। संविदा श्रम अधिनियम 1970 में आया था और समान परिश्रम अधिनियम 1976 में आया था मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है आर्टिकल 23 आपके बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आर्टिकल 24 की ओर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतर तरीके से समझिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे भाई।
ध्यान दीजिए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमसे क्या कहता है? बाल श्रम प्रतिबंध। देखिए आर्टिकल 23 में क्या कहा गया था? बलात् श्रम प्रतिबंध। लेकिन यहां पर बाल श्रम मतलब बाल मतलब बच्चा, बालक, मतलब आप बालकों पर क्या नहीं करा सकते हैं? श्रम मतलब कार्य, कार्य नहीं करा सकते, कार्य नहीं करा सकते, उस पर क्या बच्चों? प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? कि बाल श्रम प्रतिबंध या निषेध है। क्या है? निषेध है। वहां पर निषेध लिखा जाए तो आप ये कहेंगे कि अरे सर आपने प्रतिबंध लिखाया था, निषेध का नहीं लिखाया था। तो इतने तो आप समझदार हो मेरे भाई, इतना तो समझदारी आप रखते हैं। तो आर्टिकल 24 है जो बाल श्रम निषेध पर क्या करता है? ये प्रतिबंध लगाता है। इसमें बताया गया है जो बालक होता है, जो बालक है बच्चों, वह 14 वर्ष तक के, देखो बालक किसे कहते हैं? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने, 1 सेकेंड मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें। आर्टिकल 24 हमसे कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कारखानों, खानों, भारी उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध है। मतलब यह है कि यदि किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष है, 14 वर्ष तक है या उससे कम है, या उससे कम है, ठीक है, तो आप ऐसे बच्चों को न तो कारखानों में लगा सकते हैं, ना ही खानों में लगा सकते हैं, ना ही भारी उद्योग में लगा सकते हैं मेरे भाई, ना ही भारी उद्योग में लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 23 के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी। क्या होगी? आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी बच्चों। ध्यान रखिए 14 वर्ष तक के बच्चों को आप न तो कारखानों में, अगर जब आप यूपी ऐसा ही बन जाए, ऐसा ही बनने के बाद इन चीजों पर आप गौर करेंगे, देखेंगे कि बहुत से भारी उद्योग होते हैं वहां पर बच्चों को लगा दिया जाता है। तो जब भी आप जाएं तो ऐसी जगह देखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप इस पद पर पहुंचे, ईश्वर आपके इस पद तक पहुंचाए, तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके लिए मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं। ध्यान दीजिए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी भारी उद्योग, कारखाने और खानों में नहीं लगा सकते। बच्चों याद रखना, इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में हुआ ऐसा था कि 2006 में मनमोहन सिंह बच्चों कौन थे? प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार थी। मनमोहन सिंह उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी वर्ष 2006 में। क्योंकि पता है 2004 में मनमोहन सिंह आए थे और 2014 तक रहे। कब तक रहे? 14 तक। जो 14 के बाद बच्चों कौन आ गए? मोदी जी आ गए। तो याद रखिएगा कि वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 13 चिन्हित स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यह है जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 के तहत मनमोहन सिंह सरकार ने एक काम किया कि जो कारखाने, खाने, भारी उद्योग तो थे ही थे, और 13 ऐसे स्थान चिन्हित किए जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को आप काम में नहीं लगा सकते हो। जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, दुकान हुई, घर हुआ, खेत हुआ, बहुत मतलब इस तरह से 13 स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पर आप 14 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को इन स्थानों पर नहीं लगा सकते। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना वर्ष 2006 में। उसके बाद वर्ष 2016 आता है मेरे भाई। कौन सा आता है? वर्ष 2016। 2016 आया जब मोदी सरकार थी। कौन थी? मोदी सरकार। मोदी सरकार ने क्या किया कि किसी भी उद्योग में या व्यापार में पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। मतलब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 मतलब शुरू से लेकर के 14 से 18 वर्ष तक की है, मतलब 14 से 18 वर्ष तक, शुरू से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे को आप किसी भारी उद्योग में, व्यापार में पूर्णतः नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये पूर्णतः क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया मेरे भाई। क्या कर दिया गया? पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। बताया गया इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बालक को काम करते हुए पाया जाता है, तो जो दोषी होता है, आप सोचें कि जिस व्यक्ति के यहां बच्चा कार पर लगा हुआ है केवल उसे सजा हो जाए, तो ऐसा प्रावधान नहीं है।
ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष तक का है, उससे कम उम्र का है, वह किसी भी भारी उद्योग में कार्य करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए गिरफ्तारी उसके माता पिता की होगी, उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो नियोक्ता है, जिसने उसे नियुक्त किया, जिसके साथ कार्य कर रहा है, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। मतलब माता पिता को, उसके साथ जो नियोक्ता है, जिसके यहां वो कार्य कर रहा है, बच्चा 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसे बच्चों क्या होगा, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सजा का प्रावधान भी है। कैसा? सजा का प्रावधान भी है इसमें। 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। कितना? 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। और 20,000 रुपए, 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए, कितना? 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। अगर आपका बच्चा कहीं पर भारी उद्योग में ऐसा लिप्त पाया जाता है तो सबसे पहले मां बाप को अरेस्ट किया जाएगा, और मां बाप से 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक लिए जाएंगे। ये आर्टिकल हमें कौन सा बताता है? आर्टिकल 24 हमें प्रावधान देता है, मतलब जो बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी हों। अब जरा आगे जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए एक्ट आए हुए हैं समय समय पर। समय समय पर बच्चों क्या आए हुए? एक्ट आए हुए। तो कैसे एक्ट आए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं टीवी में काम करते हैं, मतलब टेलीविजन पर नाटकों में क्या करते हैं? कार्य करते हैं, इन्हें बाल कलाकार कहा जाता है। तो बच्चों उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे आपका घर है, आपकी दुकान है, आपकी होटल है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहते हो कि मेरा बच्चा इस होटल को संभाले, तो आप क्या करेंगे? शुरू से लेकर के उसको धीमे धीमे उसको जिम्मेदारी देते जाएंगे। जब वो 5 साल, 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का है, तब आप उसे होटल में की जिम्मेदारी, मतलब वहां पर भेजेंगे उसे, ताकि उस बच्चे को जानकारी हो सके। उस रेस्टोरेंट भेजेंगे जो तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट है, ताकि बच्चे को जानकारी हो सके। लेकिन क्या होता है, इसका भी वो लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार का बच्चा पकड़ लेते हैं। रिश्तेदार बेचारा गरीब है, उसका बच्चा पकड़ लिया, उसे माँ बाप को मजदूरी देते रहे। जब पुलिस वहां पर रेड मतलब डालने के लिए गई, तो उन्होंने बताया बच्चा ये हमारा ही है, हमारे रिश्तेदार का है, हमारे रिश्तेदार का है। माता पिता से बात करा देते हैं। आजकल तो नकली माँ बाप भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनने में, ठीक है। हालांकि इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो इसके संरक्षण संबंधी एक एक्ट आया हुआ था, जिसे हम लोग बाल एवं किशोर श्रम कहते हैं। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 आया हुआ था। इसमें प्रावधान यह किया गया कि इसमें कुछ बच्चों को काम करने के लिए छूट दी गई है। छूट कैसे दी गई है? यदि तुम्हारा व्यवसाय है, खुद का व्यवसाय है, कोई हुआ, चाहे घरेलू व्यवसाय हुआ, आप चाहे बच्चों से खेत में अपना कार्य कराएं, या पशुओं संबंधी कार्य कराएं, या आप तुमने दुकान खोल रखी है, दुकान में बच्चे को बिठा दें, या तुमने होटल खोल रखा है, होटल पे बच्चे को बिठा दें, या आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है, रेस्टोरेंट पे बच्चे को बिठा दें। मतलब आपका खुद का घरेलू कार्य है। क्या है? घरेलू कार्य है। उस घरेलू कार्य है, उसमें कुछ छूट का प्रावधान है बच्चे के लिए। छूट का प्रावधान यह है कि घरेलू व्यवसाय पर छूट, लेकिन स्कूल के बाद पहले बच्चे को क्या करेंगे? स्कूल भेजेंगे। बेशक आपका बच्चा है, पहले आपको क्या करेंगे? स्कूल भेजेंगे। स्कूल के बाद बच्चे से आप काम करा सकते हो, वो भी 3 घंटे। कितना? 3 घंटे तक आप कार्य करा सकते हो बच्चे को। ध्यान रखना, जैसे आपका कोई घरेलू कार्य है, आप घर के कार्य में बच्चे को स्कूल के बाद 3 घंटे तक कार्य करा सकते हो नॉर्मल तरीके से, ताकि उसके किसी प्रकार का मतलब प्रेशर देके नहीं करा सकते हो, दबाव देके नहीं करा सकते हो। आप ऐसे करा सकते हो बच्चे को उसके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी प्रकार की हानि नहीं हो। 3 घंटे तक बच्चे को आप नॉर्मल तरीके से कार्य करा सकते हो, जिसकी उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए, 3 घंटे तक कार्य तो कराएंगे, लेकिन कैसे कैसे कराएंगे? शाम को 7 बजे से के बाद आप कार्य नहीं करा सकते। मतलब जैसे बच्चा स्कूल से आया 12-1 बजे तक,
या 2 बजे तक मान के चलिए, आप 7 बजे से पहले तक कार्य करा लेंगे, 4 से लेकर 7 बजे तक करा लीजिए, लेकिन 7 बजे के बाद आप उससे बच्चे से कार्य नहीं करा सकते हैं। ये कौन सा एक्ट कहता है? तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कहता है, जो आर्टिकल 24 के तहत बताया गया है बच्चों, अनुच्छेद 24 के तहत बताया गया है। और ध्यान रखिए, सुबह 8 बजे के बाद ही आप कार्य कराएंगे, 8 बजे से पहले काम नहीं करा सकते, 8 बजे से पहले कार्य नहीं करा सकते। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उससे आप जब भी कार्य कराएंगे, अपने घरेलू कार्य करा सकते हैं, कोई बाहरी कार्य नहीं करा सकते। अगर बाहरी कार्य कराएंगे आप, तो सबसे पहले माँ बाप को सजा होगी, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक सजा हो सकती है, 50,000 20,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, और उससे भी हो सकता है जिसकी वो कार्य कर रहा है। लेकिन इसके लिए एक एक्ट आया हुआ था, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986। इसमें बताया गया है कि बच्चे से कार्य करा सकते हो, लेकिन घरेलू कार्य करा सकते हो, आप किसी दूसरे के यहाँ कार्य नहीं करा सकते हो, केवल घरेलू कार्य करा सकते हो। इसमें बच्चे में आप खेत में काम करा सकते हैं, अपना खुद का जो व्यवसाय उसमें लगा सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें यही है कि बच्चा पहले स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद आप कार्य कराएंगे, वो भी 3 घंटे। स्कूल के बाद आप 7 बजे तक कार्य करा सकते हैं, 7 बजे से पहले तक कार्य करा सकते हैं, लेकिन 7 बजे के शाम के 7 बजे के बाद कार्य नहीं करा सकते आप। सुबह जब बच्चा जगे तो 8 बजे के बाद कार्य करा सकते हैं, 8 बजे से पहले बच्चे को आप कार्य पे नहीं लगा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं और बच्चा शिकायत कर देता है, तो ध्यान रखना आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब आप ये कहेंगे सर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाल कलाकार हैं, वो 5-5 घंटे काम करते हैं, मतलब नाटक देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, उसमें बच्चे कार्य करते हैं, तो उनके लिए छूट है। उनसे जो कार्य कराया जाता है बच्चों, बच्चों पर किसी प्रकार का शारीरिक रूप से कोई प्रेशर नहीं होता, न तो ऐसा मानसिक रूप से होता है। वे जो बाल कलाकार बच्चे होते हैं, उनसे 5 घंटे कार्य करा सकते हैं। कितने? 5 घंटे तक कार्य करा सकते हैं। तो याद रखना, जो बाल कलाकार होते हैं वो 5 घंटे तक कार्य करने की उनके बच्चों क्या है? छूट है। यही तो बीरबल जैसे कौन सा वो नाटक आता है, ध्यान नहीं रहा मुझे, बच्चे कार्य करते हैं उसके लिए, बालवीर बोलते हैं, बालवीर नाटक एक आता है, उसमें बच्चे ही कार्य करते हैं। तो ये इसी एक्ट के तहत बच्चों से काम लिया जाता है। तो मैंने आज आपको आर्टिकल 22 बताया, 23 बताया और 24 बताया। 3 आर्टिकल आपको क्लियर करा दिए। आर्टिकल 22 था बच्चों, वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता था, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता था। लेकिन जो आर्टिकल 23-24 है मेरे भाई, ये शोषण के विरुद्ध, किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार था। उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आगे मैं आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चारों आर्टिकल एक साथ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर सेशन आपको अच्छा लगाया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, मैं सारी कक्षा आपको फ्री देता रहूंगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।